नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 4 पर्यावरण का संतुलन का अध्ययन करेंगे। आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक कृति करनी है। आपको घर से के किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति के साथ परिसर के किसी नदी, तालाब, नाले जैसे स्थान पर जाइए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? सूक्ष्म जीवों का परीक्षण करना है। फिर क्या करना है? तुम जिस स्थान पर गए थे वहाँ तुम्हें कुल कितने प्रकार के सजीव दिखाई दिए? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रेक्षण के समय वहाँ रहने सभी प्रकार के सजीव तुम्हें दिखे थे? पानी वाले स्थान पर, खेत में अथवा बगीचे में पाए जाने वाले सजीव अलग अलग थे या वे ही थे? जो दूसरा वाला है वो है सूक्ष्म जीवों का परीक्षण करना क्या तुम्हारे लिए संभव हुआ? एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों में जो भिन्नता दिखती है उसे उस स्थान की जैव विविधता कहती है। एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों में जो भिन्नता दिखती है उसे उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। यानी आपको घर के जो बड़े सदस्य हैं उनके साथ नदी, तालाब या नाले, आपके जो जहाँ रहते हैं जिस क्षेत्र में, तो परिसर के आसपास जहाँ पर भी नदी है या तालाब है या नाला है, उनके पास जाकर आपको सजीवों का निरीक्षण करना है। वह तुम्हें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को भी देखना है। फिर आपने जो निरीक्षण किया उसमें विभिन्न प्रकार के सजीव दिखे, जैसे पानी में रहने वाले, ठीक है, ज़मीन में रहने वाले, हवा में रहने वाले, पेड़ पौधों में रहने वाले। तो इन सब का निरीक्षण किए तो आपको क्या दिखी? उनमें भिन्नता दिखाई दी है, ठीक है। और ये भिन्नता किस प्रकार है? जैसे पानी में रहने वालों में क्या है, ज़मीन में रहने वालों में क्या भिन्नता है, आकाश में रहने वालों में क्या भिन्नता है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों, कीटकों, इनमें जो भिन्नता है उसे उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। वहाँ दिखने वाले सजीवों के नामों की आपको क्या करना है? सूची बनानी है। वहाँ के जिन सजीवों के नाम तुम्हें ज्ञात न हो उनके चित्र खींचकर अथवा उनके आकार, रंग, आवाज़, निवास जैसी बातें का प्रेक्षण अपनी कॉपी में अंकित करना है। फिर अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है? आपको कॉपी लेके जाना है और उन सब जो आपने देखे, हाँ, प्रत्येक क्षेत्र में जो आपने सजीव देखे हैं उनकी सूची तैयार करना है और उनके नाम आपको लिखना है। अगर समझ लो आप उनको नाम पता नहीं है आपको, तो आपको क्या करना? उनका चित्र आपको, अगर आपके पास कोई यंत्र हो, जैसे मोबाइल हो, कैमरा हो, या फिर आपके पास पेन कलम हो, तो आप उनमें चित्र खींचना है आपको, ठीक है। अभी तो मोबाइल है आपके पास, तो मोबाइल से आप फ़ोटो खींच सकते हैं। उनका आकार, रंग, आवाज़, निवास जैसी बातों को आपका निरीक्षण करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। प्राणियों और वनस्पतियों के कुल कितने प्रकार दिखते हैं वो आपको गिनना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है? आपको यह कृति आपको स्वयं करनी है। आपको अभी बताना है जो सजीव प्रत्यक्ष रूप में दिखे नहीं परंतु वे वहाँ थे या आकार चले गए, इस प्रकार के कुछ चिन्हों का क्या तुमने परीक्षण किया है? ठीक है। कुछ ऐसे भी आपने देखा होगा कि वो आपके सामने तो आए नहीं हैं, आपको दिखे नहीं हैं, लेकिन आपको उनके पैर के निशान या उन पक्षियों के कुछ पंख गिरे पड़े हुए दिखे होंगे आपको, या फिर उनके खाए हुए फल, फलियाँ, पंख, पाँव के चिन्ह, फिर उनकी शौच क्रिया जैसे गोबर, लेंडिया, फिर उनके घोंसले या उनके कोश या अंडे या शहद के छत्ते, ठीक है। इनका भी आपको निरीक्षण करना है, ठीक है। ये आपकी कृति है, आप खुद स्वयं करेंगे तो ही आपको सजीवों का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा।
तुमने सजीव का परीक्षण किया, किन किन स्थानों पर अधिक जैव विविधता दिखाई दी? आपने परीक्षण किया तो इसमें आपको कौन से स्थान पर, जैसे थल में, जल में, वायु में, ऐसे कौन से स्थान पे आपको सबसे ज़्यादा जैव विविधता दिखाई दी? किसी क्षेत्र में जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक जो परीक्षण करते हैं उनकी संख्या पर्याप्त अधिक है। रात दिन, विभिन्न ऋतुओं जैसी सभी परिस्थितियों में वैज्ञानिक परीक्षण का अंकन करते हैं। देखो यहाँ बताया है कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक जो परीक्षण करते हैं उनकी संख्या पर्याप्त अधिक है। ठीक है, जो वैज्ञानिक है वो जैव विविधता के लिए कौन से क्षेत्र में अधिक परीक्षण करते हैं, यानी कौन से क्षेत्र में उन्हें अधिक दिखते हैं, उनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है। उसी प्रकार दिन रात, उसी प्रकार ऋतुओं पर भी क्या करते हैं, ध्यान देते हैं और उस हिसाब से वो सजीवों का परीक्षण करते हैं। अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों में और गहरे पानी में रहने वाले सजीवों का और सूक्ष्मजीवों का परीक्षण करने के लिए विशेष साधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिन वैज्ञानिकों या ऊपर के पहाड़ी में रहने वाले जो जीव जंतु है, उसी प्रकार एकदम गहरे पानी में जो सूक्ष्म जीव है, इनका अध्ययन करने के लिए विभिन्न विशेष प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाता है। कई वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रश्नों का एकत्र किया जाता है और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जितने भी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया उनका एकत्र किया जाता है। ठीक है, और फिर उन पर फिर से सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। ऐसे सभी प्रयत्न जब दीर्घ काल तक किए जाते हैं तब कहीं जाकर वैज्ञानिकों को किसी क्षेत्र विशेष की जैव विविधता विश्वसनीय प्रतीत होती है। ठीक है, हम जो जैव विविधता देखते हैं इसका अध्ययन करने के लिए बहुत समय लगता है। सभी वैज्ञानिक लोग अपना व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं और बाद में इन्हें संग्रह करके पुनः इस पर सामूहिक अध्ययन किया जाता है और बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है। चलो अब हम देखेंगे पर्यावरण। परिसर शब्द से तुम परिचित हो। आपने देखा है परिसर यानी हमारे आसपास की वातावरण। ठीक है, इसे परिसर कहते हैं। विद्यालय का परिसर सुंदर है, आपने सुना है ऐसा कहते हैं ना, परिसर यानी आसपास का वातावरण। जैसे विद्यालय का परिसर सुंदर है, बाजार का परिसर गंदा हो गया है, ऐसे कथा हम सदैव सुनते हैं। ठीक है, यानी परिसर का अर्थ इससे क्या हुआ, परिसर का अर्थ हमें ज्ञात हुआ, यानी परिसर यानी आसपास का स्थान। घर और विद्यालय के परिसर की अपेक्षा गांव का परिसर अधिक विस्तृत होता है। ठीक है, हम जिस घर में रहते हैं या जिस विद्यालय में शिक्षण अध्ययन करते हैं क्षेत्र से, उस परिसर से जो गांव का परिसर होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत फैला हुआ होता है। प्राणियों, सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पतियाँ जैसे बहुत से घटकों का हमारे जीवन से संबंध होता है, क्योंकि ये परिसर में रहते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है ना, परिसर में ये सब चीज़ें होती है, जैसे प्राणी, सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पतियाँ, ये सब हमारे जीवन से संबंधित होते हैं और इन घटकों का हमारे जीवन पर प्रभाव भी पड़ता है। परिसर के ऐसे सभी घटक जिनका हमारे जीवन से संबंध होता है उनके मेल द्वारा ही पर्यावरण होता है। यानी पर्यावरण में हमारे आसपास में ये सब चीज़ें भी होती है। ठीक है, जैसे प्राणी अलग अलग प्रकार के, सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पतियाँ, इन घटकों का भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और इनका भी समावेश पर्यावरण में होता है। सजीव भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इनके बीच आपस में सदैव कुछ लेन देन अर्थात अंतर क्रियाएँ होती रहती है। ठीक है, जैसे आप देखो, हम मनुष्य की बात ले लो, हम नाक से श्वसन क्रिया करते हैं तो ये हवा कहाँ से आती है, वातावरण से। ये हवा निर्जीव घटक है, लेकिन जीने के लिए हम वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। पीने के लिए पानी चाहिए, हम भी, हमारा जो बहुत सारा जो शरीर है पूरा पानी से बना हुआ है, तो पानी के लिए हम
जीने के लिए हम पानी पीते हैं, तो ये पानी निर्जीव वस्तु है लेकिन हम परिसर से लेते हैं। सूर्य प्रकाश हमें चाहिए हमारे शरीर के लिए, सूर्य प्रकाश। वनस्पति अपनी वृद्धि करती है सूर्य प्रकाश में, यानी इनका संबंध है सूर्य प्रकाश, हवा, पानी। इसके अलावा जो वनस्पतियाँ हैं इनका भी संबंध हमसे होता है। ध्वनि का से हमारे, यानी ये सब चीज़ें जो है निर्जीव वस्तु, इनका हमारे से लेन देन होता रहता है। पर्यावरण विज्ञान में इन्हीं अंतर क्रियाओं का, पर्यावरण विज्ञान में हम इन्हीं अंतर क्रियाओं का अध्ययन करने वाले हैं या किया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि जो एक कृति करनी है आपको, नीचे दी गई चौखट में सजीव तथा निर्जीव घटक के चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो चित्र में जितने भी सजीव है, ये पर्यावरण के इन विभिन्न घटकों का परस्पर संबंध एक दूसरे से हमको क्या करना है, चर्चा करना है, ठीक है। ध्यान से निरीक्षण कीजिए आप एक एक चीज़ों को, इनके क्या क्या करते हैं, किस प्रकार ये अपनी जीवन प्रक्रिया का निर्वाह करते हैं, ठीक है। वो किस प्रकार जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इस पर आप निरीक्षण करेंगे, ठीक है। और अपने सहयोगियों के साथ या भाई बहनों के साथ चर्चा करेंगे। आज के हम इस वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके आगे का भाग हम भाग 2 में अध्ययन करने वाले हैं। लाइक, सब्सक्राइब और जरूर कीजिए।